So let's start with science and tech दिसंबर करंट अफेयर्स फाइन 2020। तो इसमें पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं जियांट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप। जियांट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप को एज अ माइलस्टोन फैसिलिटी सेलेक्ट किया गया है किसके द्वारा? बाय द यूएस बेस्ड IEEE। फाइन। IEEE की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। अब बेसिकली अब हम आते हैं, ये जियांट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप है क्या है? ये बेसिकली रेडियो टेलीस्कोप का एरे है जो किस द्वारा ऑपरेट किया जाता है? बाय द NCRA। NCRA क्या है? नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, जो किसका पार्ट है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बॉम्बे का पार्ट है। फाइन। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रेडियो एस्ट्रोफिजिकल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है उसे इन्वेस्टिगेट करना। इसकी लोकेशन कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है। फाइन। चलो इसे रैप अप करते हैं जल्दी से। जितना पड़ा है, जियांट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप है, ये सेलेक्ट किया गया एज अ माइलस्टोन फैसिलिटी किसके द्वारा? यूएस बेस्ड IEEE के द्वारा इसे क्या किया गया है? IEEE द्वारा इसे माइलस्टोन फैसिलिटी सेलेक्ट किया गया है। अब जियांट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप है क्या? ये एरे ऑफ रेडियो टेलीस्कोप है जो क्या कहते हैं किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? NCRA। NCRA मीन्स नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, जो किसका पार्ट है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बॉम्बे का वो पार्ट है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टिगेट करना, बहुत सारे जो रेडियो एस्ट्रोफिजिकल की प्रॉब्लम्स होते हैं उसे इन्वेस्टिगेट करना। इसकी लोकेशन का है? पुणे महाराष्ट्र में है। और ये जब बना था तो इट वाज कंसीव्ड एंड बिल्ड किसके डायरेक्शन के अंडर बना था? जो लेट प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के डायरेक्शन में ये बना था। कब बना था? 1984 टू 1996 के बीच में। और जिस टाइम ये बना था ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटेरोफेरोमेट्रिक एरे था, ठीक है ना, ऑफरिंग अ बेस लाइन ऑफ अप टू 25 किलोमीटर्स। और पूरी दुनिया से एस्ट्रोनॉमर्स इसको GMRT को यूज़ करते थे, इस टेलीस्कोप को, बहुत सारी ऑब्जर्व करने के लिए डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को। फाइन। तो इसे रैप अप करते हैं जल्दी से। जियांट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप, इसकी लोकेशन कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है। ये किसके अंडर ये डायरेक्शन में बना था? लेट प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के 1984 से 1996 में। और ये तब जब बना था उस टाइम ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटरफेरोमेट्रिक एरे था, ऑफरिंग अ बेसलाइन ऑफ अप टू 25 किलोमीटर्स। और एस्ट्रोनॉमर्स पूरी दुनिया से इसे यूज़ करते थे बहुत सारी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। फाइन। अब आते हैं IEEE, जिन्होंने इसे माइलस्टोन का दर्जा, मतलब हैज़ बीन सेलेक्टेड एज इसे माइलस्टोन फैसिलिटी सेलेक्ट किया है, US बेस्ड है। ये दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निकल बॉडी है जो रिसर्च को पब्लिश करती है। और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें अवार्ड भी देती है। इट अवार्ड्स द स्टैंडर्ड्स टू इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो। और ये इंस्टीट्यूशंस को कंसीडर भी करती है फॉर द माइलस्टोन किसके बेसिस पर? इंजीनियरिंग, साइंस एंड कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज़ पर इट ऑफर्स फॉर नॉट लेस देन 25 ईयर्स। फाइन। नाउ कम टू हायाबुसा 2। फाइन। तो हायाबुसा 2 ये जापान का स्पेसक्राफ्ट है। हायाबुसा 2 इसने अभी एस्ट्रॉयड जो राइगू है उसे साल पहले इसने उसे छोड़कर अब धरती की तरफ आ रहा है और एक्सपेक्ट है कि धरती तक पहुंच जाएगा। और ये ड्रॉप अ कैप्सूल, और इसने कैप्सूल एंड ड्रॉप अ कैप्सूल जिसमें कंटेनिंग द प्रेशियस सैंपल्स इन सदर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। इसने सदर्न ऑस्ट्रेलिया में कैप्सूल भी ड्रॉप किया है, राइट, कंटेनिंग द प्रेशियस सैंपल्स इन सदर्न ऑस्ट्रेलिया इन दिसंबर 6। फाइन। अब ये क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। हायाबुसा 2, राइट, हायाबुसा 2 के बारे में पढ़ते हैं। लिख ही देती हूँ पूरे स्पेलिंग। हायाबुसा 2। फाइन। ये जो स्पेस क्राफ्ट है इसका मिशन क्या था? एस्ट्रॉयड 1999 बोलेगा 1999 JU3 राइगू, ठीक है। इसकी कॉम्पोजिशन को एनालाइज करना और सैंपल्स को वापस लेकर आना अर्थ पर यूजिंग द मैस्कॉट। अब वो मैस्कॉट क्या है? मोबाइल एस्ट्रॉयड सरफेस स्काउट लैंडर, ठीक है। यूजिंग द मैस्कॉट लैंडर उसे धरती पर वापस लेकर आना। ये मिशन विल शेड द लाइट ऑन द ओरिजिन्स ऑफ सोलर सिस्टम। फाइन। उसे रैप अप करते हैं। हायाबुसा 2 इसका क्या मिशन था? इसकी कॉम्पोजिशन को एनालाइज करना, एस्ट्रॉयड 1999 JU3 राइगू को उसके सैंपल्स को अर्थ तक लेकर आना मैस्कॉट लैंडर के थ्रू। और मैस्कॉट के फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल एस्ट्रॉयड सरफेस स्काउट। और ये मिशन लाइट शेड करेगा कैसे सोलर सिस्टम की ओरिजिन हुई। फाइन। एजेंसीज इसमें कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं? इसमें है जाक्सा, डेट इज़ जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है।
जापानीज स्पेस एजेंसी इन्वॉल्व है, जर्मन स्पेस एजेंसी इन्वॉल्व है, DLR जिसने डेवलप किया था मैस्कॉट लैंडर, DLR राइट, जर्मन स्पेस एजेंसी DLR जिसने डेवलप किया था मैस्कॉट लैंडर, एंड CNES राइट, CNES सप्लाइड द माइक्रो ओमेगा इंस्ट्रूमेंट एंटीनास एंड इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन फाइन। और इसका टाइमलाइन क्या था, ये कब लॉन्च की गई थी, इट वॉज लॉन्च ऑन 3 दिसंबर 2014 में लॉन्च की गई थी, एंड विद राइकॉन 27 जून 2000, ठीक है ना फाइन। ये कब लॉन्च की, ये इंपॉर्टेंट है, एंड इट रेंडू डिवाइस्ड विद राइकॉन 27 जून 2018 2014 में ये लॉन्च की गई थी। और इसमें मल्टीपल साइंस पेलोड्स है, इट कैरिड द मल्टीपल साइंस पेलोड्स जो किस किस में काम आते हैं, फॉर रिमोट सेंसिंग, सैम्पलिंग, 4 स्मॉल रोवर्स हैं राइट, डेट विल इन्वेस्टिगेट द एस्ट्रॉयड सरफेस, जो सरफेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, टू इन्फॉर्म द एनवायरमेंटल एंड जियोलॉजिकल कंटेंट्स ऑफ द सैंपल्स कलेक्टेड राइट। इसमें साइंस पेलोड्स हैं जो किसके लिए काम आएंगे, जो काम आएंगे रिमोट सेंसिंग के लिए, सैम्पलिंग के लिए, और छोटे छोटे 4 क्या हैं, स्मॉल रोवर्स हैं, ठीक है, डैट विल इन्वेस्टिगेट द एस्ट्रॉयड सरफेस। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो राइगू है ये सी टाइप्ड एस्ट्रॉयड है, ये सी टाइप्ड एस्ट्रॉयड है, अ रेलिक फ्रॉम द अर्ली डेज ऑफ द सोलर सिस्टम राइगू। साइंटिस्ट थिंक कि ये जो सी टाइप एस्ट्रॉयड है, जब राइगू है वो सी टाइप एस्ट्रॉयड है, साइंटिस्ट कहते हैं जो सी टाइप एस्ट्रॉयड है इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी है, इसमें ट्रैप्ड वाटर भी है, आई माइट हैव बिन रिस्पॉन्स, यही शायद रिस्पॉन्सिबल है अर्थ को लेकर आने, फॉर ब्रिंगिंग बोथ टू द अर्थ, देयर बाय प्रोवाइडिंग द प्लानट विद द मटेरियल्स नेसेसरी फॉर द लाइफ टू ओरिजिनेट फाइन। तो इसे रैप अप करते हैं। राइको एक सी टाइप एस्ट्रॉयड है, ठीक है, इसमें दोनों चीज़ें, इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी है, इसमें ट्रैप्ड वाटर भी है, और ये रिस्पॉन्सिबल है अर्थ में लेकर आने के लिए, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना, माइट भी, तो इसलिए दे बाय प्रोवाइडिंग द प्लानट विद द मटेरियल्स नेसेसरी फॉर द लाइफ टू ओरिजिनेट, शायद यही अर्थ में लेकर आए हैं, तो इसलिए इस पर वो और इस पर सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट न्यूज़, एस्ट्रॉयड 153201, 153201, इसके बारे में क्या न्यूज़ है, ये जो एस्ट्रॉयड है जिसका नेम है 153201 2000 WO107, डेट इज़ मोर देन, ये 800 मीटर हाइट से भी बड़ा था और 500 मीटर वाइड से भी ज़्यादा था, और ये बिगर था बुर्ज खलीफा से राइट। तो ये हमारे अर्थ के बिल्कुल पास से निकला है 29 नवंबर को। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ये है क्या एस्ट्रॉयड, इसको हम कहते हैं नियर अर्थ एस्ट्रॉयड। मैसिव एस्ट्रॉयड वो है इसे क्लासीफाई किया जा रहा है नियर अर्थ एस्ट्रॉयड। और जो नियर अर्थ एस्ट्रॉयड है ये होता क्या है, ये बेसिकली कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉयड्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है ना, जो अर्थ जो ऑर्बिट के बीच में आ जाता है, क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ के उसे खींच लेती है, तो इट पुल्ड इनटू द ऑर्बिट राइट। तो फाइन, ये किसी बेसिकली नियर अर्थ एस्ट्रॉयड वो होते हैं जो किसी भी प्लैनेट में उनके अंदर आ जाते हैं, जब उनकी ग्रेविटेशन फोर्स से खींच लेती है, तो उसे हम नियर अर्थ और एस्ट्रॉयड के नाम से क्लासीफाई कर देते हैं। तो इसके कारण इट विच अलाउस देम टू एंटर द अर्थ्स नेबरहुड राइट। तो इसी कारण अब जो एस्ट्रॉयड 153201 था ये अर्थ के अंदर आ गया था, उसकी ग्रेविटेशन फोर्स ने इसे खींच लिया था, तो नासा ने इसे पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉयड का भी नाम दिया था, उसे क्लासीफाई किया था, क्यों, क्योंकि अर्थ के काफ़ी क्लोज आ गया था। जो बुर्ज खलीफा है वो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, जिसकी हाइट 828.8 मीटर है, और जो एस्ट्रॉयड था ये वाला 2000 W0107 जो डिस्कवर्ड हुआ था 2000 में, फाइन, जो डिस्कवर हुआ था 2000 में, 2000 में, हैज़ अ डायमीटर, इसका डायमीटर है 820 मीटर, फाइन, ये 2000 में डिस्कवर हुआ था राइट। और ये अर्थ के पास में से निकला ऑन November 29, ओके। सो कम टू द नेक्स्ट न्यूज़, RT लैम्प टेक्नोलॉजी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अभी रिसेंटली वैलिडेट किया है लैम्प टेक्नोलॉजी, किसके लिए, कोविड-19 टेस्टिंग के लिए। जो RT लैम्प है ये स्टैंड होता है, ये स्टैंड होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, RT लैम्प, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको ये लर्न करना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लूप
mediated isothermal amplification which produce a high DNA yield, जो high DNA yield को produce करता है, right? So this method can produce results in significantly less time में ये result produce करता है which will increase the throughput of labs in India. It is named Lume Screen, का भी इसे नाम दिया गया है, Lume Screen NCOV, फाइन। और ये कैसे काम करता है पहले से रैप अप कर लें। RT लैम्प टेक्नोलॉजी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसे वैलिडेट कर दिया कोविड-19 टेस्टिंग के लिए। RT लैम्प के फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लूप, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लूप मेडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन, आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन, राइट, जो इसकी DNA हैविंग अ हाई DNA यील्ड, फाइन। अब ये काम कैसे करता है? बेसिकली जो RT ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क, ये काम कैसे करता है वो देखते हैं। RT लैम्प जो टेक्नोलॉजी है, RT लैम्प टेक्नोलॉजी, ये वन स्टेप न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन मेथड है। दिस इज़ अ वन स्टेप न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन मेथड है टू मल्टीप्लाई, ठीक है ना। इसे मल्टीप्लाई करने के लिए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ RNA, टू मल्टीप्लाई द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ RNA ऑफ द कोरोना वायरस। अब जो RNA है इज फर्स्ट मेड इनटू CDNA, RNA इज फर्स्ट मेड इनटू CDNA, दैट इज अ कॉपी ऑफ DNA। कैसे करते हैं? बाय द यूजर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। फिर वो DNA इज एम्पलीफाइड, उसे एम्पलीफाई किया जाता है, बाय द यही लैम्प टेक्नोलॉजी, फाइन। चलो इसे जल्दी से करते हैं। हाउ डज इट वर्क? RT लैम्प टेक्नोलॉजी, RT लैम्प टेक्नोलॉजी क्या है? ये वन स्टेप न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन, ये एम्पलीफाई करने के लिए है टू मल्टीप्लाई द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ RNA को, उसे मल्टीप्लाई करने के लिए। पहले इसमें क्या किया जाता है? RNA को इज फर्स्ट मेड इनटू CDNA, DNA की कॉपी है। कैसे किया जाता है? बाय द यूजर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, फिर उसे एम्पलीफाई किया जाता है लैम्प टेक्निक से, फाइन। नाउ करंट जो अभी मेथड यूज़ करते हैं डायग्नोस के लिए वो करते हैं RT-PCR टेस्ट। RT-PCR मीन्स रियल टेस्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेस्ट विच डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड, in the nasopharyngeal swab sample, जो वो नोज से लेते हैं उसमें वो ये डिटेक्ट करता है वायरल न्यूक्लिक एसिड को, वो डिटेक्ट करता है किस टेस्ट से? RT-PCR। RT-PCR की फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम में इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, फाइन। बट इट इज, इसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं, राइट। It require the complex and costly equipments. It require extensive training also. इसे ट्रेनिंग भी चाहिए और इक्विपमेंट भी चाहिए। अब इसका बेनिफिट क्या है लैम्प का? इसके ऊपर पहले लैम्प के फुल फॉर्म फिर देख लेते हैं। RT लैम्प के फुल फॉर्म में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, लैम्प के फुल फॉर्म में लूप मेडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन। अब इसकी बेनिफिट्स क्या हैं ओवर RT, that is reverse transcription, PCR means polymerase chain reaction. LAMP technology superior है PCR technology based COVID-19 which is where specificities around 95% only. As the specificity and the sensitivity of the test is about 95%, there is a possibility कि false negative, within 95% तक ही वो accuracy देता है, तो मे बी वो गलत भी हो सकता है, ठीक है ना। डेट RT-PCR तो टर्न अराउंड टाइम 10 घंटे का होता है, तो रिज़ल्ट विल बी अवेलेबल, तो रिज़ल्ट मोस्टली वो नेक्स्ट डे ही आता है। इन शॉर्ट जो RT-PCR है इसके पास कैपेसिटी नहीं है, डिमांड बढ़ जाए तो उसके साथ ये मैनेज कर सके, मतलब अगर ज़्यादा चेक करने हों तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि एक तो थोड़ा इक्विपमेंट काफ़ी कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स है और इसे ट्रेनिंग भी चाहिए। तो लैम्प टेक्नोलॉजी है इसमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, डज नॉट नीड एनी लेबोरियस प्रेपरेशन जैसे RT-PCR में चाहिए, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स एक्सपेंसिव इक्विपमेंट यूज़ नहीं होता, फाइन।
Now our next news is basically C-32LH2 tank. जो पब्लिक सेक्टर एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कौन सी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसने डिलीवर किया है सबसे बिगेस्ट क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक। इसने क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को गिफ्ट किया है टू द इसरो इन बंगलुरु। फाइन। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। C-32LH2 टैंक के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। बेसिकली दिस इज़ अ डेवलपमेंटल क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय का है। ये डिज़ाइन किया जाता है ताकि पेलोड कैपेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाए GSLV Mark III को। अगर आपने बेसिक्स पढ़े होंगे, टू इम्प्रूव द पेलोड कैपेबिलिटी ऑफ GSLV Mark III लॉन्चिंग व्हीकल ऑफ इसरो। फाइन। टैंक कितना लोड कर सकता है? 5755 kg ये लोड कर सकता है प्रोपेलेंट फ्यूल क्रायोजेनिक। इसके बारे में आप डिटेल पढ़ना, नहीं तो मैं भी अगर फ्यूचर में देखूँगी, मैं भी एक वीडियो बना दूँगी बेसिक्स पर। इसके सिग्निफिकेंस क्या है? करंट पहले इसको रैप अप कर लेते हैं। C-32LH2 टैंक है। C-32LH2 टैंक है जो HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, उसने ये टैंक किसको दिया है? इसरो को दिया है, जो बेंगलुरु में है। बेसिकली टैंक है दे डेवलपमेंट है, जैसे क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक है जो एल्यूमिनियम एलॉय का है। ये डिज़ाइन क्यों किया गया है? ताकि उसकी जो GSLV Mark III की जो पेलोड कैपेबिलिटी है उसे इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है ना? तो ये कितना लोड कर लेता है? ये 5755 kg प्रोपेलेंट फ्यूल को लोड कर लेता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया फ्रेंच गाइना पर डिपेंडेंट था अपने हैवियर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, 5 से 6 टन होते थे। सो C-32LH2, right? C-32LH2 will put an end to India's dependence on a foreign country and will boost its self-reliance. क्रायोजेनिक फ्यूल्स वो फ्यूल्स होते हैं जो बहुत दैट रिक्वायर स्टोरेज एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो पता होना चाहिए। क्रायोजेनिक फ्यूल्स वो फ्यूल होते हैं दैट रिक्वायर स्टोरेज एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर इन ऑर्डर टू मेंटेन देम इन अ लिक्विड स्टेट। फाइन। तो दिस आर यूज्ड इन मशीनरी, जो स्पेस में यूज़ होते हैं उसकी मशीनरी में ये फ्यूल यूज़ होते हैं। बिकॉज ऑर्डिनरी फ्यूल कैन नॉट बी यूज देयर ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर, राइट। ऑफन इनकाउंटर, स्पेस में बहुत लो टेम्परेचर भी इनकाउंटर होता है। वाई? क्योंकि वहाँ पर एनवायरनमेंट नहीं होता जो कंबशन को सपोर्ट करता है। और क्रायोजेनिक फ्यूल्स मोस्ट ऑफन कॉन्स्टिट्यूट लिक्विफाइड गैसेस जैसे लिक्विड हाइड्रोजन। इसे रैप अप कर देते हैं जल्दी से। क्रायोजेनिक फ्यूल्स क्या होते हैं? क्रायोजेनिक फ्यूल्स वो होते हैं जो मतलब आप डेट रिक्वायर स्टोरेज, वो फ्यूल डेट रिक्वायर स्टोरेज एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर ताकि उसे लिक्विड स्टेट में वो मेंटेन कर सके, राइट। तो क्रायोजेनिक फ्यूल्स वो फ्यूल्स होते हैं डेट रिक्वायर स्टोरेज एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर ताकि वो लिक्विड स्टेट में मेंटेन हो सकें। तो ये फ्यूल्स हम उस मशीनरी में यूज़ करते हैं जो स्पेस पर जानी होती है। वहाँ पर ऑर्डिनरी फ्यूल यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो फिर क्रायोजेनिक फ्यूल हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना? क्योंकि वहाँ पर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होता है। ठीक है। और वहाँ पर एनवायरनमेंट भी नहीं होता जो कमर्शियल सपोर्ट करे। तो फ्यूल मोस्ट ऑफन, तो ये क्रायोजेनिक फ्यूल किसका होता है? इट मोस्ट ऑफन कॉन्स्टिट्यूट द लिक्विफाइड गैसेस जैसे लिक्विड हाइड्रोजन। फाइन। ओके, थैंक यू। We'll resume in our next lecture the rest part of science and tech current affair.